डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसी को हम ये भी कह सकते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस पे डिस्कशन करें, आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में नॉलेज दे देता हूं। हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, यानी कि जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो हमने बात किया था कि लाइफ प्रोसेस के अंदर हम मेनली 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसके बाद फिर है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमने देखा था कि फूड का इंटेक होता है और ऑर्गेनिजम्स उस फूड से अपनी एनर्जी, अपने ग्रोथ और अपने रिपेयरिंग के वर्क को पूरा करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने सीखा था कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, यूग्लिना, सम बैक्टीरिया। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। और हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फूड ईटिंग हैबिट के बेसिस पे, यानी कि खाना खाने के आदत के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक और हमने पढ़ा था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में क्लास 10th में बहुत डिटेल से हमें नहीं जानना है, बट होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हमें जानना है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि अमीबा में और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये आप पिछले लेक्चर पे देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कई चीजों को कवर करता है। ठीक, इसे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि मेनली डाइजेशन ही यहाँ पे हमें जानना है। इसी को कहा जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो हम जो चीज अभी पढ़ेंगे उसे हम 3 टाइटल इस तरह से दे सकते हैं, कई किताबों में अलग अलग टाइटल दिया हुआ रहता है। ठीक है, बट जो भी पढ़ेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं जो आप पहले जान लीजिए। एक्चुअली देखिए क्या होता है, हम न्यूट्रिशन जो करते हैं उसमें सबसे पहले तो हम फूड इनटेक करते हैं। ठीक, अब इस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो मटेरियल है ना जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत होती है। ठीक, तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और क्या होता है, प्रोटीन्स, नेक्स्ट क्या होता है, फैट्स, नेक्स्ट क्या होता है, विटामिन्स, इसको विटामिन्स भी पढ़ते हैं, और क्या होता है, मिनरल्स। ठीक, ये हमारे फूड में होता है, जो हम चपाती खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, एप्पल खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं। ठीक है, उन फूड में ये सब चीजें होती है। अब ये जो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक, कैसे फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल फॉर्म में होते हैं जिसको हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसे हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो इसे जो है वो सिंपल बनाना रहता है ना, इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में लाना रहता है। ठीक, तो इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में लाना ही कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, तो अगर डाइजेशन को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है,
डाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे यही चीज सीखेंगे कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में बदला जाएगा, प्रोटीन को कैसे बदला जाएगा और फैट्स को कैसे बदला जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई पार्ट्स हैं। आइए हम एक एक पार्ट्स को सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये माउथ कहते हैं और इसके अंदर जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक, ये इसी को हम माउथ भी कहते हैं। ठीक है, माउथ। माउथ के बाद जो है अगला पार्ट जो हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है फूड पाइप या ओसोफेगस। इसे हम कहते हैं फूड पाइप, या इसी का एक और नाम है ओसोफेगस। वैसे ईसोफेगस पढ़ाता है। ठीक है, ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट फूड पाइप के बाद का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक का जो अगला पार्ट है, देखिए यहां पे स्टोमक एंड हो जाता है ना। ये हमारा ब्यूकल कैविटी है यहां तक। ठीक, इसके बाद यहां से यहां तक का पार्ट हमारा कहलाता है फूड पाइप। नेक्स्ट फूड पाइप के बाद आता है हमारा स्टोमक। अब देखिए यहां से लेके यहां तक का पार्ट कहलाता है डोडेनम। ठीक है, मैं इधर बाहर लिख देता हूं इसको, डोडेनम। अब डोडेनम के बाद सीधे यहां चले आते हैं। ठीक है, देखिए ये यहां पे छपा हुआ नहीं है, बट ये इसके बैक साइड से, ये जो ऊपर जो पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके पीछे से है ये। ठीक, ये आता है हमारा सेंट्रल, जो क्वाइल्ड है, बिल्कुल लपेटा हुआ है, ये हमारा कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखिए ये वाला, ये जो है ये वाला पार्ट बड़ा वाला, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये वाला पार्ट, देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया यहां तक। अब ये वाला पार्ट जो है ये हमारा कहलाता है रेक्टम। और ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं एनस। लास्ट पार्ट हमारा कहलाता है एनस। इसके अलावा और दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आइए हम उसको जान लेते हैं। ठीक है, यहां पर जहां पे हमारा स्टोमक एंड होता है ना, यहां पर एक मसल होता है, इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल। ठीक, यहां पे हमारा स्फिंक्टर मसल होता है। और इसी तरह यहां पर भी देखिए हमारा स्फिंक्टर मसल होता है, यहां पे स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल। इसके अलावा आप यहां पे ये जो देख रहे हो इसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। और ये हमारा है लीवर। ये हमारा लीवर है, ये पैंक्रियाज है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑर्गन है ना, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक, और यहां पर आप एक पाइप देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, इसे हम बाइल डक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि फूड जो है हमारे माउथ में एंटर करता है और फाइनली वो एनस से निकल जाता है। इसके दौरान यहां से यहां तक कई प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम डिटेल में जानेंगे। तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो ये पाइप है, कंटिन्यूअस पाइप जो है ये, है ना, जिसके कई पार्ट हैं,
तो इस कंटिन्यूअस पाइप को जो माउथ से लेके एनस तक है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। इसी का एक और नाम है गट, इसी को हम गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को ही। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और अनस तक एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अ लॉन्ग ट्यूब which start from mouth and extended to anus, ये anus तक होता है। ठीक है, और इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मीटर होती है, 8 से लेकर के 9 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई। अब यहाँ पे ऑर्डर समझ लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ब्यूकल कैविटी। सेकेंड पार्ट क्या होता है, एसोफेगस। थर्ड पार्ट क्या होता है, स्टमक। फोर्थ पार्ट क्या होता है, डोडेनम। फिफ्थ पार्ट इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स्थ पार्ट क्या है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन। सेवेंथ पार्ट क्या है इसका, रेक्टम। और 8th पार्ट क्या है, एनस। इसके अलावा कुछ और सपोर्टिव ऑर्गन्स है ना, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। सपोर्टिव ऑर्गन यहाँ पे देखिए एक होता है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, इसको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। ठीक, उसके बाद हमारा है लीवर, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है, और पैंक्रियाज। तो ये पैंक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर और लीवर हो गया, और सैलिवरी ग्लैंड। ये सपोर्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये अलग पार्ट है जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम जानते हैं। अब आपको पता होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हम समझेंगे इंगेशन। ठीक, सबसे पहला स्टेप होता है इंगेशन या इंजेशन भी इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डाइजेशन। उसके बाद स्टेप होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारा होता है एसिमिलेशन। और लास्ट हमारा होता है इजेशन। ठीक है, तो ह्यूमंस में भी ये 5 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टडी करते हैं इंगेशन की। बेहतर होगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन रख लें, क्योंकि बोर्ड का साइज बहुत बड़ा नहीं, कई चीजों को लिखने के बाद उसे मिटाना पड़ेगा, तो आप अपने नोटबुक में उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंगेशन की। ह्यूमंस में इंजेक्शन कैसे होता है, हाथ की मदद से फूड को मुंह में रखा जाता है। ठीक है, इंजेक्शन कैसे होता है, फूड इज प्लेस्ड इन माउथ with the help of hands। हाथ की मदद से फूड को मुंह में रखा जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंगेशन। हमने पढ़ा था अमीबा में इंगेशन कैसे होता है, तो सूडोपोडिया की मदद से वो फूड का इंगेशन करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो फूड का इंजेक्शन होता है वो हैंड्स की मदद से होता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है
वो है डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर 3 जगह पे होता है, एक माउथ, दूसरा स्टमक, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले हम बात करेंगे डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, हमारे माउथ में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला होता है टीथ, दूसरा हमारा टंग, और तीसरा हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले फूड को हम अपने हाथ की मदद से यहां पे लेते हैं, माउथ में लेते हैं, ठीक। अब माउथ में क्या होता है, टीथ जो है वो क्या करता है, उसको ग्राइंड करता है, ठीक है। टीथ का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग, यानी कि पीसना, ग्राइंडिंग। दांत जो है वो क्या करता है, उसको ग्राइंड कर देता है, पीस देता है, ठीक है। या चीविंग भी इसी को कहते हैं हम लोग, चीविंग, ठीक। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, ये सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करता है, इसको हम कहते हैं सैलिवरी, पहले तो ये सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा, जिसको हम लार कहते हैं, ठीक है। जब भी फूड और माउथ में लेकर के उसे चबाते हैं तो आपको एक फील करते होंगे कि एक वाटरी सब्सटेंस हमारे माउथ में, पानी के जैसा सब्सटेंस हमारे माउथ में निकलता है, जो कि सलाइवा कहलाता है, ठीक है। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज होता है, ठीक। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, फूड के अंदर, ठीक है, फूड के अंदर सैलिवरी अमाइलेज का 2 रोल होता है, ठीक। ये क्या होता है कि फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, ठीक है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है और बदल देता है शुगर में, ठीक। तो इस तरह से डाइजेशन तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, सलाइवा और इसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है, ठीक है, ये दोनों मिलके फूड को जो है वो सॉफ्टेन करता है। सॉफ्टेन कहने का मतलब है उसको स्लीपरी बनाता है, फिसलन भरा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, ताकि फूड इजीली अंदर जा सके, यहां से अंदर जा सके, इसके लिए सॉफ्ट करता है, ठीक। तो सलाइवा के इस तरह से 2 फंक्शन है, एक तो फूड को सॉफ्ट करना जिससे कि फूड अंदर जा सके इजीली, उसको निगला जा सके इजीली, और दूसरा जो है उसके अंदर जो सैलिवरी अमाइलेज है, ये सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च को बदल देता है शुगर में। आप फील कर सकते हो, कभी किसी रोटी के टुकड़े को मुंह में लीजिए और उसे देर तक चबाइए, आप मीठा महसूस करेंगे, आपको स्वीट टेस्ट आएगा, या चावल को ही देर तक चबाइए, आपको स्वीट टेस्ट आएगा। वो होता इसलिए है कि सैलिवरी अमाइलेज जो होता है ना, वो चावल के दाने में जो स्टार्च होता है या ब्रेड के पीस में जो स्टार्च होता है, उसे वो कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक। अब क्या है, टंग क्या करता है, ये मिक्स करता है, ठीक है। किसको मिक्स करता है, जो च्यूड फूड है, चबाया हुआ फूड जो है, उसको किसके साथ मिक्स करता है, सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्स करता है, और मैकेनिकल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या है, फूड जो है माउथ में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक। अब इसका जो मूवमेंट होता है वो एक खास तरीके से होता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से होता है, ये माउथ से फूड जो है अब फूड पाइप में आता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। कैसा मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट देखिए क्या होता है, हमारा जो फूड पाइप है, ठीक है, या कहें ये जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा, इसका जो मसल्स होता है ना, पहले क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखिए दोनों तरफ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर से ये ऐसे दबेगा, और ये वाला पार्ट जो है ये एक्सपेंड करेगा, देखिए इधर और इधर फैलेगा,
देखिए ये पार्ट एक्सपेंड करेगा और ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फूड नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर जब फूड यहां आ जाएगा, देखिए यहां पे चला आएगा फूड, तो फिर क्या होगा, जो पार्ट अभी बाहर गया था अब वो वाला पार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला पार्ट एक्सपेंड करेगा। तो इस तरह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स का, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ मूव करता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो देखिए ये लिख सकते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ muscles of elementary canal to push food is called peristaltic movement, is called peristaltic मूवमेंट। ठीक है, इसे आप पूरा कर लीजिएगा मूवमेंट को। तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन किसका, या रिलैक्सेशन किसका, मसल्स का। तो फूड जो है वो पूरा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता हुआ पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल में चलता है। हर जगह जो फूड का मूवमेंट होता है वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फूड पाइप से होता हुआ अब फूड जो है वो चला आता है स्टोमक में। तो आइए देखते हैं स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है। देखिए पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि थोड़ा सा पचा हुआ फूड माउथ से ओसोफेगस के जरिए होते हुए स्टोमक में चला आता है। अब देखिए स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक, तो स्टोमक जो है इससे रिलीज होता है, ये जो देखिए स्टोमक है, इस स्टोमक का जो वाल है ना, ये वाल, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हम लोग उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक, इसके जो वाल में जो है वो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होती है। ठीक है, एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम बायोकैटालिस्ट होता है। ठीक है, एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट विच हेल्प इन कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वैसे उसके और भी कई फंक्शंस होते हैं। तो क्या है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पेप्सिन होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये तो बहुत ही खतरनाक एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक, अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे स्टोमक में निकल जाए तब तो बहुत ज्यादा जलन होना चाहिए हमें। ठीक है, बिल्कुल ये एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, हम लोग एसिड बेस्ड चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे स्टोमक में रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो ये तो हमारे पेट में बर्निंग कॉज कर सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। तो क्या है कि फिर भी हम इसे फील नहीं कर पाते, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होता है फिर भी हम इसे फील नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि ये जो म्यूकस निकलता है, ये म्यूकस क्या करता है कि इसके किनारे किनारे एक
अलग लाइनिंग बना देता है, एक लेयर बना देता है, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट्स। म्यूकस का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है। HCl से जो स्टमक का इनर लाइनिंग अंदर वाला लेयर, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? म्यूकस। अब ये जो HCl, इसका क्या काम है भाई? इतना खतरनाक एसिड का क्या काम है हमारे बॉडी के अंदर? तो इसका दो खास काम है, ठीक है। तो पहला खास काम क्या है? HCl kills the microbes coming with food, ठीक है। फूड के साथ अगर कोई माइक्रोब्स आ जाता है, कोई पैथोजन आ जाता है, बीमारी पैदा करने वाला कोई माइक्रोब या पैथोजन आ जाता है, उसको मारना इसका काम होता है। और दूसरा काम इसका क्या है? इसका दूसरा काम है इट मेक्स द फूड एसिडिक। ये फूड को एसिडिक बना देता है, ठीक है। इट मेक्स द फूड एसिडिक। अब ये एसिडिक क्यों बनाता है फूड? क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है। पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगा जब फूड यहाँ पे एसिडिक होगा। जो फूड यहाँ पे पहुंचेगा, ये फूड जब एसिडिक होगा, एसिडिक का मतलब समझ रहे हो? खट्टा, ठीक है। तो जब फूड एसिडिक होगा यहाँ पे, तभी ये एंजाइम काम कर पाएगा। तो क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्या करता है? इट मेक्स द फूड एसिडिक so that pepsin can act, ताकि पेप्सिन अपना काम शुरू कर सके, ठीक है। अब इस पेप्सिन का क्या काम होता है? देखिए, जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। और इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने दो चीजों का डाइजेशन सीखा। माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है, हमने पीछे डिस्कस किया। माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है और स्टार्च बदल जाता है शुगर में, और ये डाइजेशन सेलेब्री अमाइलेज करता है। स्टोमक के अंदर क्या होता है? स्टोमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है, और पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब क्या है कि इन तीनों का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, म्यूकस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और पेप्सिन का। अब फूड जो है वो स्टोमक से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब स्टोमक से आगे बढ़ता है तो देखिए ये डोडेनम है, इससे आगे वाला पार्ट क्या है? डोडेनम। और यहाँ स्फिंक्टर मसल होता है। स्फिंक्टर मसल जो है ना, ये फूड के ट्रांसफर को रेगुलेट करता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, ये जो स्टोमक में थोड़ा थोड़ा फूड करके आगे आने देता है ना। यहाँ पे डाइजेशन हो जाने के बाद फूड को ये आगे भेजता है। तो फूड जो है स्टोमक से, डोडेनम से होते हुए, है ना, क्योंकि मैं साफ साफ लिख देता हूं, DUODENUM, डोडेनम के जरिए होते हुए सीधा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आता है, ठीक। फूड जो है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो आइए देखते हैं कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, अब हम ये देखेंगे, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहलाता है, यानी कि यहाँ पे फूड पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे इसका नाम से लगता है कि ये बहुत छोटा है, बट ये सबसे लंबा पार्ट है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, और ये अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। 6.5 मीटर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये जो आप देख रहे हो। बट फिर इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया? इसे इसलिए रखा गया क्योंकि ये कॉम्पैक्टली कॉइल्ड होता है, ठीक है। कॉम्पैक्टली कॉइल्ड होता है ये, यानी कि बहुत कम जगह में ये लिपटा हुआ रहता है, ठीक है।
जैसे आप कह सकते हो एक धागा बहुत लंबा होता है, लेकिन जब आप उसे क्या करोगे, बंडलिंग कर दोगे, है ना, एक जगह लपेट के गुच्छा बना के रख दोगे तो बहुत छोटे जगह पे वो आ जाएगा, लेकिन जब खींच के उसे लंबा करोगे तो वो काफी लंबा होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा बहुत छोटे कॉम्पैक्ट जगह में, बहुत कम वॉल्यूम में ये सिकुड़ा हुआ रहता है, समेटा हुआ रहता है, इसीलिए हम इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं, बट एक्चुअल में ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा कि फूड जो है वो स्टोमक से चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहां देखिए क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो आप देख रहे हो लीवर है ना, लीवर एक जूस बनाता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है। ठीक, लीवर ये क्या बनाता है, बाइल जूस। ठीक, और ये जमा करता है यहाँ पे गाल ब्लैडर में। ठीक है, और ये जमा कहां करता है, गाल ब्लैडर में। ठीक, बनता कहां पे है, लीवर में। क्या बनता है, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जमा कहां रहता है, ये गाल ब्लैडर में। अब गाल ब्लैडर से ये बाइल जूस जो है वो डाल दिया जाता है किसमें, डोडेनम में, और डोडेनम के जरिए वो बाइल जूस आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर फूड होता है। ठीक, तो अब ये जो बाइल जूस है जो कि फूड में आकर के मिक्स हो जाता है, इस बाइल जूस का अपना काम है। ठीक है, देखिए बाइल जूस का पहला काम है ना, इस बाइल जूस का पहला काम है टू मेक द फूड अल्कलाइन। ठीक है, देखिए यहां तक फूड, स्टोमक में जब फूड होता है तो एसिडिक होता है, खट्टा होता है, लेकिन जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है अब ये अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन का मतलब थोड़ा कड़वा हो जाता है। ठीक है, कड़वा, जिसको हम अपनी भाषा में तीता भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन बनाना किसका काम होता है, बाइल जूस का। किसको अल्कलाइन कर देता है बाइल जूस, फूड को, है ना, जो फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उस फूड को ये क्या कर देता है, उसे वो अल्कलाइन बना देता है। इसको बेसिक भी कहा जाता है, अल्कलाइन या बेसिक कर देता है फूड को। ठीक, अच्छा इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। ठीक, अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, देखिए हमारा जो फूड होता है ना उसके अंदर फैट्स जो होता है वो बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना इमल्सिफिकेशन कहलाता है, और इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल जूस। ठीक है, अच्छा ऐसा होना क्यों जरूरी है, ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उसको छोटा होना क्यों जरूरी है, चलिए हम इसको आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई बाइल जूस की। बाइल जूस का दो काम होता है, पहला वो फूड को अल्कलाइन कर देता है, और दूसरा वो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक, अच्छा बाइल जूस के भी अंदर है ना बाइल साल्ट्स होता है, बाइल साल्ट्स। तो एक्चुअल में बाइल जूस को ना कह करके हम कह सकते हैं कि बाइल साल्ट्स जो होता है वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को या लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। अब यहां पे देख सकते हो हमारे पास पैंक्रियाज है। ठीक, पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, इस पैंक्रिएटिक जूस के अंदर तीन चीजें होती है। ठीक, एक होता है एमाइलेज जिसको हम पैंक्रिएटिक एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, एक तो होता है इसके अंदर अमाइलेज, दूसरा इसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, और तीसरा इसके अंदर होता है लाइपेज। ठीक,
अब देखिए ये एमाइलेज क्या करता है। तो एक एमाइलेज हमें और मिला था, है ना, यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर होता है सेलेवरी एमाइलेज। वो स्टार्च को डाइजेस्ट किया था ग्लूकोज, सॉरी शुगर में, ठीक। इसी तरह यहाँ भी एमाइलेज ही है, बट ये पैंक्रियाज से निकल रहा है। तो ये जो पैंक्रिएटिक एमाइलेज है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है किसमें, शुगर में या ग्लूकोज में, ठीक है, शुगर या ग्लूकोज में, ठीक। तो पैंक्रिएटिक एमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, ठीक। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बाइल जूस जो है वो क्या करता है, फूड को अल्कलाइन कर देता है, और ट्रिप्सिन अल्कलाइन मीडियम में ही काम कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि बाइल जूस क्यों फूड को अल्कलाइन बनाता है, ताकि ये जो ट्रिप्सिन है ये ट्रिप्सिन अपना काम कर सके। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक और एंजाइम हमें मिला था पेप्सिन, है ना, कहाँ पे, स्टोमक के अंदर, ठीक। और एक और एंजाइम यहाँ पे आया कौन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब ये लाइपेज है ना, लाइपेज ये क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक, डाइजेस्ट फैट, ठीक। तो अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा था फैट्स का डाइजेशन। तो फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक में, और स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो रोल रहा पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज से तीन चीजें रिलीज होती है, पैंक्रिएटिक एमाइलेज, पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन, पैंक्रिएटिक लाइपेज। पैंक्रिएटिक एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और पैंक्रिएटिक लाइपेज का काम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करना। क्या डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो नहीं। अभी ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका भी अपना ग्लैंड होता है। इसका जो इनर लाइनिंग है ना, उसमें ग्लैंड्स होता है, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक। तो आइए हम देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड का क्या रोल होता है। आप इन चीजों को नोट कर सकते हो। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है ये रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, इस इंटेस्टाइनल जूस में भी तीन चीजें होती है, ठीक। एक होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज, तीसरा होता है प्रोटीएज, प्रोटीएज। ध्यान दीजिए अमाइलेज हमें 3 बार मिल चुका। एक बार सेलेवरी अमाइलेज माउथ में, दूसरा बार पैंक्रिएटिक अमाइलेज जो पैंक्रियाज से निकलता है, तीसरा बार इंटेस्टाइनल अमाइलेज जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता है। और अमाइलेज का हमेशा एक ही काम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। तो अमाइलेज क्या करता है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, मैं यहां लिख देता हूं, जितना भी बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको ये फाइनली बदल देता है ग्लूकोज में, ठीक। तो सोच रहे होंगे आप किस तरह 3-3 बार कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। एक बार माउथ में हो गया, सॉरी माउथ में स्टार्च का हुआ था, एक बार आपने कि पैंक्रिएटिक अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और इंटेस्टाइनल अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो फिर ये बार बार क्यों, अलग अलग चीजों की क्यों जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए।
तो असल ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट्स कई टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। तो हम उस टाइप पे अभी नहीं जा रहे, हम लोग सीधा सीधा ये जानिए कि कोई भी अमाइलेज हो उसका एक ही काम होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना। ठीक, अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली ग्लूकोज में बदल जाता है। ये लाइपेज क्या करता है, जो बचा खुचा फैट्स होता है, एक तो हमने पढ़ा था पैंक्रिएटिक लाइपेज, वो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को, है ना, यानी कि छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। ये लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को फाइनली ये बदल देता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीएज है, ये प्रोटीएज क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन को, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बदल देता है एमिनो एसिड में, जो भी बचा खुचा है एमिनो एसिड में। अब फूड का फाइनल डाइजेशन हो चुका होता है। तो फाइनल डाइजेशन कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस। अब फाइनल डाइजेशन में बनता क्या क्या है, हमें लास्ट में जाके मिलता है ग्लूकोज, और मिलता है हमें फैटी एसिड, फिर मिलता है ग्लिसरॉल, फिर मिलता है एमिनो एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेशन के बाद हमें मिलते हैं। इन्हीं चीजों को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, और इन्हीं चीजों को पाने के लिए इतना सारा प्रोसेस होता है। तो अब जब फाइनल डाइजेशन हो गया, तो अब इन चीजों का क्या होना चाहिए, है ना, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा इंजेशन, दूसरा पढ़ा डाइजेशन, अब हम तीसरा पढ़ेंगे यहां से एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन होलोजोइक न्यूट्रिशन का तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बट इससे पहले आपको मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, है ना, उनको भी हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हार्बीवोर्स, जो कि सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं। दूसरा होता है कार्निवोर्स, जो कि सिर्फ मीट ईटर होते हैं, मांस खाने वाले। और तीसरा होता है ओमनीवोर, जो दोनों खाते हैं। अब ह्यूमंस जो होता है वो तो ओमनीवोर्स है, कहने का मतलब वो मीट भी खाता है और प्लांट पार्ट्स भी खाता है। तो जो सिर्फ हार्बीवोर्स है ना, जो हार्बीवोर्स हैं, हार्बीवोर्स प्लांट खाने वाले, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होता है। ठीक है, बड़ा ही लंबा होता है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि हार्बीवोर्स जो प्लांट खाते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल जो है ना, उसका सेल मेम्ब्रेन बना होता है सेल्यूलोज से। इससे बना होता है सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये सेल्यूलोज। तो इसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए बहुत देर तक इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना चाहिए, और बहुत देर तक रहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को काफी लंबा होना चाहिए। तो जो हार्बीवोर्स होते हैं उसका लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। उसका रीजन ये है कि हार्बीवोर्स प्लांट ईटर होते हैं और प्लांट में सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक इसका उल्टा जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे कि लायंस वगैरह, ठीक, तो कार्निवोर्स जो होता है वो तो मीट ईटर होते हैं, मांस खाते हैं, और मांस बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए ज्यादा देर उसे स्टमक में रहने, ज्यादा देर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने की जरूरत नहीं है। तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इन्हें जो डाइजेस्ट करना है वो मीट डाइजेस्ट करना है, और मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत लंबा होने की जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है। और जो ओमनीवोर्स हैं, जैसे कि ह्यूमन, ठीक है, ओमनीवोर्स, इनका मॉडरेट होता है। ठीक है, जो कार्निवोर्स है उनके लेंथ से थोड़ा ज्यादा होता है, और जो हार्बीवोर्स है उसके लेंथ से थोड़ा कम होता है। ठीक, कई बार सवाल पूछा जाता है कि हार्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा क्यों होता है,
तो अब आप इजीली आंसर दे सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन की। तो स्टूडेंट्स, जब ये फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमें मिलता है ग्लूकोज मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। तो अब इन चीजों को एब्जॉर्ब होने का टाइम आ जाता है। तो देखिए एब्जॉर्ब के लिए क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डिजाइन बना हुआ होता है। चलिए मैं बात कर रहा हूं, देखिए इतना सा पार्ट का, मैं इसको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहां से यहां तक का जो ट्यूब है इसका मैं यहाँ पे बड़ा सा बना रहा हूं, ठीक है। देखिए इस तरह का ट्यूब है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टेड फूड है और अनडाइजेस्टेड भी है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड भी है और अनडाइजेस्टेड फूड है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत ही अच्छा डिजाइन है कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखिए इस तरह का अंगुली जैसे, देखिए इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें, जिसको हम वीली कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, है ना। और ये चारों तरफ होता है इस तरह से वीली। एक पीस को अगर सिंगल की बात करें तो सिंगल को हम कहते हैं विलस, बट एक से ज्यादा का अगर हम बात करें एक साथ तो उसे हम बोलते हैं विली, ठीक। तो क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम विली कहते हैं। अब ये विली क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर में होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर में होने से देखिए क्या है, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखिए ये यहां से भी एब्जॉर्ब कर सकता है, यहां से भी एब्जॉर्ब कर सकता है, यहां से भी, है ना। तो ये देखिए ये पार्टिकल जो ये सब एब्जॉर्ब होने लगता है। देखिए ऐसे ये सब पार्टिकल्स जो है डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स आता है, देखिए इस तरीके से ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड का पाइप। तो ब्लड का पाइप आता है, इस पाइप के जरिए ब्लड आता है। देखिए ब्लड आता है वीली में, और वीली क्या करता है, इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड को दे देता है। ब्लड उसे ले जाकर के सभी सेल तक पहुंचा देता है, हमारे पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, द स्मॉल intestine has a large number of finger like projections called villi. The small intestine has a large number of finger-like structures called villi. These villi increases surface area for absorption of digested food, ठीक है। ठीक है, अगर ये इस तरह से नहीं होता तो क्या होता भाई, अगर ये विली नहीं होता तो देखिए डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए इतना ही एरिया बचता। देखिए खाली ये एरिया, बस इतना ही एरिया बचता। लेकिन जब इस तरह का यहाँ पे विली मौजूद है, देखिए एरिया कितना बढ़ जाता है। देखिए ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया बढ़ जाता है। तो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम विली कहते हैं, और विली बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा फास्ट और एफिशिएंटली होने लगता है। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद फूड चला जाता है सेल्स में, सेल के अंदर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब मैं बता चुका हूं पीछे ही कि डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हो जाता है उससे अपनी नीड को पूरा करता है हमारे सेल्स, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह से पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड चला आता है और सब एब्जॉर्ब भी होता चला जाता है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स से सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो चला आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। इसे लार्ज, हालांकि इसकी लेंथ हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो ये 1.5 मीटर होता है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन होता है सिर्फ 1.5 मीटर, लेकिन इन्हें लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है। देख सकते हो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं।
अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहां भी विली होता है, देखिए इस तरह का, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक्सेस वाटर। अनडाइजेस्टेड फूड में जो एक्सेस वाटर रह जाता है ना, उस एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड बना देता है, सेमी सॉलिड स्टेट में बना देता है, जिसको हम कहते हैं स्टूल, ठीक है। स्टूल भी कहते हैं, कई बार इसे फीक भी कहा जाता है, ठीक। यही वो स्टूल है या फीक है जो हमारे बॉडी से बाहर फाइनली निकलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होते हैं। ये विली क्या करते हैं, सिर्फ एक्सेस वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ और इसमें जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब होता हुआ सेमी सॉलिड फीक या स्टूल रेक्टम में आके टेम्पोररी कुछ देर स्टोर होता है। अब यहाँ पे स्फिंक्टर मसल क्या करता है, रेगुलेट करता है, थोड़ा थोड़ा करके एनस के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलते रहता है, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन के अंदर होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक और टॉपिक, डेंटल कैरीज क्या होता है। स्टूडेंट्स, डेंटल कैरीज को जानने से पहले हमें टीथ के स्ट्रक्चर को देखना होगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये एक दांत है किसी का एक टीथ है, ठीक। तो जो पार्ट देखिए, जो पार्ट दांत का ऊपर दिखता है ना, उसको हम कहते हैं क्राउन, ठीक, क्राउन। और दांत से अटैच जो मसल्स होता है ना, उसको हम कहते हैं गम, मसूड़ा। और उसके नीचे जैसे हम लोग जो भी दांत जो दिखाई देता है हमें अपना दांत, वो सिर्फ क्राउन दिखता है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट गम के नीचे हिडन होता है जो हमें दिखता नहीं है। देखिए वो ये वाला पार्ट है, ये हिडन पार्ट, ठीक, इसको हम कहते हैं रूट, ठीक है। तो इस तरह से टीथ का एक पार्ट क्राउन होता है, एक पार्ट रूट होता है, ठीक। और टीथ से अटैच्ड जो मसल्स होता है जिसको हम गम कहते हैं। अब जो हमारा ये जो टीथ है ना, इसके 4 लेयर होते हैं। देखिए एक तो सबसे बाहर वाला लेयर, देखिए सबसे बाहर वाला ये जो लेयर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इनेमल, ठीक है, इनेमल, ठीक। इसके अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक, एनिमल के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पल्प, ठीक है, पल्प कैविटी, ठीक। अब देखिए क्या है कि जो इनेमल होता है ना, ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हमारे बॉडी में पाया जाने वाला बोन जो है ना, बोन हड्डी, उससे भी मजबूत पार्ट होता है इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक। लेकिन इनेमल का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। एसिड्स कैन डिसॉल्व इट, ठीक है। एसिड्स जो है वो इनेमल को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। डेंटाइन थोड़ा सॉफ्ट होता है, इनेमल के कंपैरिजन में ये थोड़ा कमजोर होता है। और पल्प तो बिल्कुल नाजुक होता है, बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक। अब क्या होता है, डेंटल कैरीज को समझने से पहले अब आप ये समझिए कि जब हम कोई खाना खाते हैं, फूड ईटिंग करते हैं, तो फूड ईटिंग करते हैं तो कुछ पार्ट है ना, फूड का कुछ पार्ट कहीं पे चिपक जाता है। जैसे मान लेते हैं दांत के इस पोर्शन में फूड के पार्टिकल्स चिपक गए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया भी रहता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है ना कि इस फूड को डाइजेस्ट कर देता है। देखिए ये जो फूड पार्टिकल्स है, ठीक, इस फूड पार्टिकल्स को बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है एसिड में, ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल को बैक्टीरिया एसिड में बदल देता है।
अब ये एसिड क्या करता है, हमने पता किया एसिड जो है वो क्या कर सकता है, इनेमल को डिसॉल्व कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह शुगर को आप पानी में डाल दीजिए तो शुगर घुल जाता है, वैसे ही इनेमल को आप एसिड में डाल दीजिए तो आपका इनेमल पूरा घुल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यही वजह होता है कि कई बार आप जब खट्टा आम खाते हो ना, खट्टा आम के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, या इमली खाते हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है। तो थोड़ा सा खाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप ज्यादा खाने लगोगे तो आपको इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, जलन होने लगेगी दांत में। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके दांत का इनेमल जो मैंगो में जो एसिड होता है, या जो टैमरिंड इमली में जो एसिड होता है, उसमें घुलने लगता है आपका दांत का इनेमल, इसीलिए आपको इन्फ्लेमेशन होने लगता है और जलन होने लगता है। ठीक, तो क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल है, बैक्टीरिया इसको बदल देता है एसिड में। अब एसिड हमारे इनेमल को धीरे धीरे डिसॉल्व करने लगता है। अब सोचिए जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा और यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी, एक छेद हो जाएगा। अब जब छेद हो जाएगा तो इनेमल से तो कमजोर होता है डेंटाइन, तो आगे और इजीली छेद हो जाएगा, कैविटी और इजीली हो जाएगा। धीरे धीरे ये कैविटी पल्प तक चलाएगा, जहां पर ब्लड वेसल्स होते हैं और हमारे नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो जब अगली बार जब आप फूड खाओगे तो ये फूड सीधा अंदर चला आएगा, कहां पे, पल्प कैविटी में, और आपको बहुत तेज दर्द और बहुत तेज जलन महसूस होती है। ठीक है, तो ये बीमारी क्या कहलाता है, डेंटल कैरीज कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम डेंटल कैरीज को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये होता है ग्रेजुअल सॉफ्टेनिंग ऑफ इनेमल। थोड़ा मैं इनेमल के स्पेलिंग में कंफ्यूज हूं बच्चों, ठीक है, क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, करेक्ट है, ये यहां गड़बड़ा है। ठीक, ENAMEL। ठीक, तो क्या है, ग्रेजुअल सॉफ्टेनिंग ऑफ इनेमल ऑफ टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन food particles causing cavity in tooth। ठीक है, तो डेंटल कैरीज क्या है, एक ग्रेजुअल सॉफ्टेनिंग ऑफ इनेमल का धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाना। ठीक है, दांत का जो इनेमल है उसका सॉफ्ट हो जाना, किस वजह से, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से। किस पे बैक्टीरिया एक्शन करेंगे, फूड पार्टिकल्स में, और इसकी वजह से दांत में कैविटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, हमारा जो सलाइवा होता है ना, लार, वो थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। तो लार बेसिक नेचर का होता है, और जो एसिड बनाता है बैक्टीरिया वो एसिडिक नेचर का होता है। और हम पढ़ेंगे एसिड बेस और साल्ट चैप्टर में कि एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता है, तो देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया ये दोनों मिल करके एक पतला स्टिकी लेयर बना देता है, जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लाक। ठीक है, क्या होता है डेंटल प्लाक, तो क्या होता है, स्टिकी लेयर ऑन टीथ, या सीधा देखो, स्टिकी लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया ऑन टीथ। ठीक है, दांत के ऊपर बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स का एक स्टिकी लेयर होता है, चिपचिपा लेयर होता है, जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लाक। और ये डेंटल प्लाक क्या करता है, अब अगर सलाइवा रिलीज होता है ना, तो सलाइवा को ये इनेमल तक पहुंचने नहीं देता है, इसलिए सलाइवा न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है एसिड को। ठीक है, अब डेंटल प्लाक हटेगा कैसे, दांत बचेगा कैसे, तो ब्रश करने से। ठीक है, तो डेंटल कैरीज से बचने का एक ही तरीका है कि आपको रेगुलर ब्रश करना पड़ेगा, और ब्रश का टाइमिंग थोड़ा इंडिया में जो गलत आदत है उसको चेंज कीजिए।
सुबह सुबह ब्रश करते हो ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए नाइट में, ठीक है। नाइट में आपने खाना खा लिया तो फूड पार्टिकल आपके दांत में चिपक गए और आप चुपचाप मुंह बंद करके सो गए। पूरी नाइट बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है कि आपके मुंह में फंसे हुए पार्टिकल्स को वो एसिड में बदलते रहे और एसिड के अंदर आपका दांत घुलता रहेगा, ठीक है। आपका दांत का इनेमल जो है वो घुलता रहेगा और आपके दांत करीब 40-50 साल की उम्र आते आते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डेंटल कैरीज से बचना है। तो जब भी आप खाना खाइए तो उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ब्रश कर लीजिए तो डेंटल प्लाक हट जाएगा। डेंटल प्लाक हट जाएगा तो अगर एसिड बनाता भी है बैक्टीरिया तो हमारा सलाइवा जो है, जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो एसिड को न्यूट्रल कर देगा और हमारा दांत खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के न्यूट्रिशन चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का खत्म होता है और आई होप, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक रेस्पिरेशन, ठीक है।